हेलो एवरीवन, कैसा है आप? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th एनसीईआरटी टू भारत में दोनों का जो मिक्स नोट्स होगा आप यहाँ से देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, चैप्टर 1 का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट VVS सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि मैं जब ऑनलाइन या ऑफलाइन आऊँ तो आपको सारा वीडियो आपको एक मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके और आप इस वीडियो को फुल देख सकें। ठीक है, तो चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो KVS कोचिंग सेंटर महाराज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ओके, क्वेश्चन पढ़ने वाले 1, राष्ट्रवाद क्या है? इसको आप बहुत छोटे वर्ड में भी लिख सकते हैं। राष्ट्र के प्रति अपना सहभागिता देना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। आप उसको 2 नंबर में नंबरा के भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे वर्ड को आप देखेंगे वैसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, लिखा है समान अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच लगाव की भावना का विकास करना है। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता की वाहक बनाती है। सिंपल सी बात है, इसमें 2 परिभाषा है। आप एक तो ये दे सकते हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति लगाव, सोच, विचार की जो अपना योगदान देते हैं उसे राष्ट्रवाद कहेंगे। दूसरे में कहेंगे जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के जो एकता की जो भाव बनाती है, मतलब एक डायग्राम देती है, उसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। टू पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? आंसर लिखेंगे यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति के पश्चात बाद नेपोलियन ने आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद के फैलाने में नेपोलियन का बहुत अहम योगदान है। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजातवर्गीय परिवेश में बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और साधारण वर्ष की परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुवक का संदेश पहुंचाया गया। नेपोलियन ने जर्मनी, इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर दी, उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान कर दिया। मतलब वो जो सड़कों में, मतलब कागज जो अखबारों में थे उसे रोड पर ला कर रख दिया, मतलब सभी जनताओं के सामने प्रस्तुत कर दिया ताकि इसका सबको लाभ मिल सके। बाहर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिसे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधार नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और स्थापित्व के विरोध यूरोप में देश भक्तिपूर्ण विक्षोभ की जग गया, मतलब उसको निकाला गया। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले 3 नंबर क्वेश्चन। 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर देंगे 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थापना संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यवर्गीय राजनीतिक महत्व बढ़ गया। ठीक है मेरे भाई, समझे होंगे कि 1830 की जो जुलाई की क्रांति हुई थी, परिणाम स्वरूप इसमें फ्रांस में निरंकुश राजशाही के स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। इसी क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यवर्गीय राजनीतिक महत्व को बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखने वाले 4 नंबर क्वेश्चन। (1848) की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1830 की क्रांति के बाद जो लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना, उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्ति कर दिया गया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था, मतलब उसे कोई सुधार करने की कोई नीति नहीं थी ताकि उसका देश को सही तरीक़ा से सलूशन कर सके, और न ही किसी विदेश नीति की कोई सफलता हासिल हो रही थी। उससे शासन में भुखमरी, बेरोजगारी व्याप्त हो गई। सुधारवादियों ने
22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी, अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए, जुलूस निकले गए। इस पर पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 में क्रांति आरंभ हो गई। समझ गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। 1830 और 1848 क्रांति के समान विशेषता क्या थी? सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। वे उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। वे वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे। दोनों क्रांतिकारी एक मुख्य विशेषता यह भी थी कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के सुरक्षित मुख्य मुद्दा था। दोनों का एक ही मुद्दा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बिस्मार्क के कार्यों को चर्चा करें। बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। आंसर लेंगे। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवाद कूटनीतिक थे। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया। वे रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे। 1862 में वह प्रसा का चांसलर बन गया। कौन? बिस्मार्क। 1862 में प्रसा का क्या बन गया? चांसलर बन गए। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रसा की आर्थिक और सैनिक शक्ति दृढ़ता की। तत्पश्चात उसने डेनमार्क 1864, ऑस्ट्रिया 1866 सेडोवा का युद्ध तथा फ्रांस 1870 सीडान के युद्ध को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया था। मतलब जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम योगदान रहा, इसलिए इसकी वर्क बहुत चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। लौह एवं रक्त की नीति क्या थी? लौह एवं रक्त की नीति क्या थी? आंसर लेंगे। लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश एकीकरण बन गया था। समझ गए। लौह एवं नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना चाहता था। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8। मेटरनिख कौन था? यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है? मेटरनिख कौन था? यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है? आंसर लिखेंगे। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति का संदेशों का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। उसने जिस प्रकार व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 9। मेटरनिख युग क्या है? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ। मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था। 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिख युग की समाप्ति हो गई। 1848 की क्रांति द्वारा क्या हुआ? मेटरनिख युग की समाप्ति हो गई। तो आप समझ गए होंगे क्या मेटरनिख युग क्या था। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था। 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिख युग की समाप्ति हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले 10 नंबर। जर्मन राज्य का महासंघ की स्थापना किसने की? तो जर्मन राज्य महासंघ की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है। उसे 11 है। जर्मन राज्य का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ? लिखेंगे जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ? 1815-48 के मध्य जर्मनी के औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ। रेल लाइनों का प्रसार हुआ। 1834 से प्रसा के पहल पर ज्वाइलराइन संघ की स्थापना हुई। इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण से पहले आर्थिक एकीकरण किया गया। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। लगभग 300 छोटे राज्यों में बंटना। इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषमताएं। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। मेटरनिख की प्रतिक्रिया नीति। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप बता देंगे यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। इटली के एकीकरण में काबुल की भूमिका का उल्लेख करें अथवा काबुल का संक्षिप्त परिचय दें। काबुल को इटली के एकीकरण का राजनीतिक कहा जाता है।
1850 में वह सर्डिनिया के राजा विक्टर इमानुएल के मंत्री एवं 1852 में प्रधानमंत्री बना दिया। उसने सैनिक और आर्थिक सुधार द्वारा सर्डिनिया की स्थिति सुदृढ़ की। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबुल ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। गैरीबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी? अथवा गैरीबाल्डी कार्यों का चर्चा करें। क्वेश्चन समझ गए? आंसर पढ़ेंगे। इटली के एकीकरण का द्वारा चरण गैरीबाल्डी की तलवार ने पूरा किया था। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने शास्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। क्या कहलाए? लाल कुर्ती। इनकी सहायता से उनके सिसिली तथा अधिकार का सिसिली और नेपल्स पर यहाँ लिख लो, नेपल्स पर अधिकार कर वह गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबुल ने इसकी अनुमति नहीं दी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन 15। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई? इंग्लैंड में हुआ था। अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस प्रकार परिभाषित किया है? बताएंगे आप लोग, लिखेंगे। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने 19वीं सदी में राष्ट्रवाद की व्याख्या की। रेनन ने राष्ट्रवाद की एक नई व्यापक परिभाषा दी जिसके अनुसार राष्ट्र का वह बड़ी व्यापक एकता था। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले 17 नंबर क्वेश्चन। वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई? तो 1815 द्वारा फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पढ़ेंगे 18। हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोसुत के योगदान का वर्णन करें। हंगरी में राष्ट्रवाद आंदोलन का नेतृत्व कोसुत द्वारा फ्रांसिस डिक ने किया। कोसुत को लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा उसने वर्गहीन समाज क्लासेस सोसाइटी के विचारों से जनता को परिचित कराया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोसुत ऑस्ट्रियाली अधीनता का विरोधक यहाँ की व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे 19 नंबर। फ्रांसीसी क्रांति ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? फ्रांसीसी क्रांति आरंभ होने के साथ ही क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने के कार्य किए। पृथ्वीभूमि और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया गया। नए संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर समानता की स्थापना पर बल दिया गया। राजवंशी झंडा के स्थान पर राष्ट्रध्वज के रूप में एक नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया जो तिरंगा था। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। समझ गए? क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर इस फ्रेंच भाषा का प्रोत्साहित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले 20 नंबर क्वेश्चन। वियना कांग्रेस के क्या उपलब्धियां हैं? तो वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां थी। नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। फ्रांस और स्पेन के बूढ़े राजवंश को फिर से स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वां की राजगद्दी सौंप दी गई। इटली में ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंप दी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 29 राज्यों को जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता का बहाल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? वीविया कर लो मेरे भाई। इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रतिक्रिया चल रही थी। इटली के एकीकरण के मार्ग ऑस्ट्रेलिया बाधक बना हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। मेज़नी ने इन नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी तथा मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवाद नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया। ठीक है, एकीकृत राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने चांसलर मेटरनिख द्वारा इस राष्ट्रवादी आंदोलन को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण का रुक गया। जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावना को कुचलने के ऑस्ट्रेलिया ने मेटरनिख द्वारा दमनकारी कानून कासवाद के आदेश को जारी किया गया था। दोनों देशों के एकीकरण में ऑस्ट्रेलियाई बाधक बन गया। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले 22 नंबर क्वेश्चन।
जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तब प्रसा का राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री यानी चांसलर नियुक्त किया गया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा प्रसा की स्थिति मजबूत की, इससे सैनिक शक्ति सुदृढ़ हो गई। प्रसा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इससे परिणाम स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन का राष्ट्र का उदय हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाला 23। विलियम वन यानी विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? तो विलियम प्रथम प्रसा का राजा जानता था कि ऑस्ट्रिया और प्रसा को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। 1862 में विलियम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान प्रसा के नेतृत्व में रक्त और लौ नीति का तलवार नीति के सहयोग। अतः अगर विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर न बनाया होता तो बिस्मार्क के लिए जानना कि एकीकरण असंभव यानी जर्मनी लिखना जर्मन का एकीकरण असंभव प्रतीत होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना मेरे भाई 24। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे क्योंकि आपको सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में बना दो, इसलिए आप वेट करके वीडियो को देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन 24। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों का उल्लेख करें। 1932 में यूनान को एक स्वतंत्रता और संप्रभुता राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यद्यपि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय ने मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरा ठेस लगाई। प्रतिक्रियावादी के विरुद्ध राष्ट्रवाद की विजय हुई। यूनानियों के विजय से 1830 के क्रांतिकारियों की प्रेरणा मिली। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन यूनानियों विजय से 1830 की क्रांतियों की प्रेरणा मिली। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप बल्कन क्षेत्र में अन्य कई ईसाई राज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रारंभ करने की चाहत बढ़ा ली, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट पढ़े 25। फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई, इससे क्या परिणाम हुआ? फ्रैंकफर्ट संसद को बैठक बुलाने का मुख्य उद्देश्य जर्मन राष्ट्र के निर्माण को योजना बनाना था। इसके अनुसार जर्मन या इनके अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाया था जिसे संसद के नियंत्रण में काम करना था तथा जर्मनी के एकीकरण उसी के नेतृत्व में होना था। लेकिन जब प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने यह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो परिणाम स्वरूप असेंबली भंग हो गई। जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो सका। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कंटिन्यूस कुड्डीगाछी महाराज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी और क्लास 10th का मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो 8 बजे हम लाइव क्लास आते हैं, आप 8 बजे हमसे जुड़ सकते हैं। और मंडे से आपको 2 बजे साइंस की क्लास चलेगी। तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन, बाय बाय।